आपका इधर है ज्यादातर। लिखिए भाई, आपका सेक्शन 3 से लिखवाना था। मेन मेन चीजें ही भाई लिखवाई जाती है, बता दिया जाए, ये नहीं कि प्री के लिए पूरा पुथन्ना नहीं बनवाया जाएगा। लिखिए धारा 3, हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल लीजिए सीआरपीसी की धारा 3, 2 तक लिखवा दिया गया था पूरा। सीआरपीसी की धारा 3, हेडिंग डाल लीजिए निर्देशों का अर्थ लगाना। निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 3, निर्देशों का अर्थ लगाना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एरो बनाकर लिखिएगा। यह धारा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। यह धारा इंटरव्यू में पूछा गया, ये शक्ति पृथक्करण, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। जिसमें, बैठिए भाई, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा। जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। पृथक किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार, 50, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 यानी कि 50 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह निचले स्तर से ही वह निचले, धारा 3 लिखवाई जा रही है भाई सीआरपीसी में, वह निचले स्तर से ही कार्यपालिका को विधायिका से अलग करे। नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करे। न्यायपालिका को कार्यपालिका से, वही एक ही हुआ, जो भी लिखे एक ही लिखे। या तो कार्यपालिका से न्यायपालिका लिखे या न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारा 3 का निर्माण किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारा 3 का निर्माण किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए धारा 3 की बातें भाई। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। जहां कहीं भी सीआरपीसी में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। जहां कहीं भी सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट शब्द आए, मजिस्ट्रेट शब्द आए, वहां वहां वह न्यायिक मजिस्ट्रेट माना जाएगा। वहां वह न्यायिक मजिस्ट्रेट माना जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जब तक कि, इसी लाइन में लिखना है, जब तक कि स्पष्ट रूप से
जब तक कि स्पष्ट रूप से कार्यपालक मजिस्ट्रेट का प्रावधान न हो। जब तक कि स्पष्ट रूप से कार्यपालक मजिस्ट्रेट का प्रावधान न हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रखना है तो स्पष्ट रूप से बेयर एक्ट में क्या होगा, उस धारा में लिखा जाएगा कि इस धारा के तहत कौन कार्य करेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अगला लिखे पैराग्राफ चेंज करके, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य करते हैं जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक। न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य करते हैं जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक कार्य करते हैं। जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक कार्य करते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्ष्य का अधिमूल्यन यानी कि मूल्यांकन। न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्ष्य का अधिमूल्यन। न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्ष्य का अधिमूल्यन माने परीक्षण, न तो कोष्ठ में लिख लीजिएगा सूक्ष्म। न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्ष्य का अधिमूल्यन, दंड देना दंड देना, कामा डालिए, शास्ति देना, सेंशन, शास्ति देना, जांच या विचारण होने तक कस्टडी में भेजना, कामा देकर लिखते रहेगा, जांच या विचारण होने तक अभिरक्षा में भेजना, इत्यादि कार्य करते हैं। इत्यादि कार्य करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक कार्य करते हैं। जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान यानी लाइसेंस देना, अनुज्ञप्ति का अनुदान, कामा दीजिए, अनुज्ञप्ति का निलंबन यानी लाइसेंस का निलंबन, अनुज्ञप्ति का निलंबन, कामा दीजिए, अनुज्ञप्ति का रद्द किया जाना, कामा दीजिए, अभियोजन की मंजूरी, अभियोजन की मंजूरी माने मुकदमा चलाने की मंजूरी, अभियोजन की मंजूरी, कामा दीजिए, अभियोजन वापस लेना यानी कि मुकदमा वापस लेना, अभियोजन की मंजूरी, फिर कामा दीजिए, अभियोजन वापस लेना यानी कि मुकदमे को क्या करना, वापस। तो आपका चुनाव है, तो योगी जी पर जितने मुकदमे थे सभी मुकदमे योगी जी ने वापस ले लिए। तो विरोधी भी अटैक कर रहे हैं कि खुद को ही सभी मुकदमों से क्या कर लिए, बचा लिए। सभी मुकदमे वापस हो गए भाई। तो अभियोजन की वापसी का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 321 में है और ये आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं करते, ये कार्यपालकीय कृत्य है। आपका लोक अभियोजक न्यायालय में एप्लीकेशन देता है,
सरकार की पूर्व मंजूरी से लिखित मंजूरी उत्तर प्रदेश में है और मांग करता है कि मुकदमे को क्या किया जाए, विड्रा हम कर रहे हैं। तो कुछ मुकदमे आपका न्यायालय की इजाज़त से मुकदमा वापस हो सकता है भाई। और आपका इसका अच्छा उदाहरण फूलन देवी पर का मुकदमा है, जो मुलायम जी ने आपका वापस ले लिया था, यानी कि बेहमई कांड में। तो चुनौती इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। ये जो मुकदमा वापस लिया गया है, इससे न्याय का गला घुट जाएगा, घोर अन्याय हो जाएगा। तो बेहमई की विधवाएं आपका चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी, उसी बीच मर्डर हो गया फूलन देवी का, मामला समाप्त हो गया। लेकिन मुकदमा वापस हो गया था सब, और ये छूट गई थी जेल से। तो सरकार सक्षम है, मुकदमा लाद सकती है। तो मुकदमा क्या कर सकती है, वापस भी, निर्णय के पहले। अगला लिखिए भाई, इस धारा 4 लिखिए। अब 3 समाप्त हो गया, मेन मेन चीजें। अभी धारा 4 से आपका उत्तराखंड जे में बना भी था क्वेश्चन, डायरेक्ट हेडिंग ही बन गई थी। लिखिए, भारतीय दंड संहिता, हेडिंग डालिए। उत्तराखंड में बना था भाई ये क्वेश्चन, यानी कि आईपीसी, भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आईपीसी के तहत दिए गए सभी अपराधों का। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आईपीसी के तहत दिए गए सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण, कामा देते रहेगा, अन्वेषण, कामा दीजिए, जांच, विचारण और अन्य कार्यवाहियां सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। बहुत ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो यानी कि आईपीसी के लिए ही मुख्य रूप से कौन सा कानून बन गया, सीआरपीसी। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, अन्य विधि के तहत, अन्य विधि के तहत दिए गए अपराधों के मामले में अन्य विधि के तहत दिए गए अपराधों के मामले में यदि कोई प्रक्रिया न, यदि अन्य विधि में, ऐसे लिखेगा, यदि अन्य विधि में कोई प्रक्रिया न दी गई हो, यदि अन्य विधि में कोई प्रक्रिया न दी गई हो, तब सीआरपीसी की प्रक्रिया ही लागू होगी। भाई न दी गई है तब मैं बता रहा हूँ, सीआरपीसी की प्रक्रिया ही लागू होगी। अगला लिखिए, अध्याय 2, धारा 5 छोड़ दीजिएगा। लिखिए भाई, आपका अध्याय 2 से भी 2 क्वेश्चन आपका उत्तराखंड बनाया था, और प्री में निश्चित क्वेश्चन बनते रहते हैं। लिखिए अध्याय 2।
देखिए आपका अध्याय 2 चल रहा है भाई। अध्याय 2, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। आपका लिखिए धारा 6 से लेकर 25A तक। अध्याय 2, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। ये धारा 6 से लेकर 25A तक में दिया गया है। एक बार ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन कि कहाँ से कहाँ तक। भाई क्या पूछ ले इधर से आपका, फिर बता दिया जाए। कम से कम एक क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक भी बन चुके हैं। उत्तराखंड में इधर से 3 क्वेश्चन बनाया था, 6 से मैंने 4 से लेकर और 25A तक में 3 क्वेश्चन प्री में बनाया था। तो एक धारा 4 बनी थी, फिर आपका 9 बन गया था, फिर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए आपका धारा 6, हेडिंग डालिए। धारा 6, दंड न्यायालयों के वर्ग। दंड न्यायालयों के वर्ग। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा किसी अन्य विधि के तहत, तथा किसी अन्य विधि के तहत गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, गठित न्यायालयों के अतिरिक्त मैंने इसको छोड़कर, अतिरिक्त मतलब क्या हुआ, इसको छोड़कर, अतिरिक्त किसी प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित 4 प्रकार के दंड न्यायालय होंगे। 4 भाई अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार पूछा है। निम्नलिखित 4 प्रकार के दंड न्यायालय होंगे। देखिए क्वेश्चन आपका इसी में भर आता है कि दंड न्यायालयों का क्लास कहाँ दिया गया है। तो पहला आपका जवाब रहेगा 6। कितने प्रकार के दंड न्यायालय दिए गए हैं, तो आपका जवाब रहेगा 4 प्रकार के। लेकिन ये जो 4 प्रकार हम बता रहे हैं, ये उच्च न्यायालय को छोड़कर और अन्य कानून अगर है, जैसे आपका SC/ST एक्ट हो गया, आपका तमाम कानून है स्पेशल, उस जैसे कि JJ एक्ट हो गया, तो उसके तहत अलग से जो गठित न्यायालय हैं उनको छोड़कर हम बता रहे हैं। तो प्रत्येक राज्य में कितने प्रकार के दंड न्यायालय होंगे पूछा जाता है। कितना लिखवाया गया है, 4। लेकिन उच्च न्यायालय और स्पेशल न्यायालयों को छोड़कर, उनको जोड़कर नहीं, मैं बता दूं, ये सतर्क रहिए, उनको क्या करके, छोड़कर। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन दंड न्यायालय हैं और कौन नहीं है। तो चारों लिस्ट याद करके जाना है। इसके बाहर जो भी न्यायालय दिखे वह आप धारा 6 में वह दंड न्यायालय नहीं है। तो पहले चारों लिखिए। फर्स्ट लिखिए सत्र न्यायालय, फर्स्ट में लिखिए सत्र न्यायालय। सेकंड में लिखिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, इसी लाइन में लिखिएगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, ये दूसरा वर्ग है न्यायालय का। तीसरा लिखिए थर्ड में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और चौथा लिखिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
चौथा लिखिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे भरमाता है, कैसे लोग गलत करके आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय नहीं है? दे देगा सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो धारा 6 के लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वह दंड न्यायालय न मानिएगा। तो इस ऑप्शन में किसका नाम नहीं है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो धारा 6 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट याद रखिए दंड न्यायालय नहीं है। अगर इसी में दे दे इसकी जगह अपर सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो ये धारा 6 में दंड न्यायालय नहीं है। जो सबसे आपका गलती होता है, जो नए लोग गलती करते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट में गलती करते हैं, वह ये समझते हैं ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं होगा, जो ऊपर ऊपर पढ़े रहते हैं। लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड न्यायालय है और चौथे क्लाज में है, इसके चौथे दंड न्यायालय हैं, ये याद रखिएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अगला लिखिए आपका धारा 7 प्रादेशिक खंड, सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिविजन्स या प्रादेशिक खंड। लिखिए प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा। धारा 7 में लिखिए प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे। प्रत्येक राज्य, ये भी एक बार एमपी ने बनाया है, यही वाक्य दिया था, क्या सही है? प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए माने उद्देश्य के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। संहिता के, फिर एक बार देखिए, और इस संहिता के प्रयोजनों माने उद्देश्यों के लिए, प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे या उसमें जिले होंगे। अगला लिखिए धारा 8 महानगर क्षेत्र या मेट्रोपॉलिटन एरिया। हेडिंग डालिए धारा 8 महानगर क्षेत्र या मेट्रोपॉलिटन एरिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। महानगर क्षेत्र की परिभाषा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। महानगर क्षेत्र की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2 में दी गई है। महानगर क्षेत्र की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2 में दी गई है। 2 पोस्ट में के रहेगा, जिसके अनुसार ऐसा क्षेत्र जिसके अनुसार ऐसा क्षेत्र जिसे धारा 8 के तहत ऐसा क्षेत्र जिसे धारा 8 के तहत महानगर क्षेत्र
घोषित किया गया है। महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। ऐसा क्षेत्र जिसे धारा 8 के तहत महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। समझा गया माने मान लिया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 8 के तहत। अब धारा 8 में आ जाइए। धारा 8 के तहत 4 शहरों को सीआरपीसी धारा 8 के तहत 4 शहरों को सीआरपीसी महानगर क्षेत्र घोषित समझती हैं। घोषणा नहीं करना है, घोषित समझती हैं। जो निम्न है, माने चारों शहर का नाम लिखिए। जो निम्न है: मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद। चारों शहर लिखिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा अहमदाबाद। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और चौथा आपका अहमदाबाद। ये समझे गए हैं। समझे गए मतलब कि आपका पहले से ही मान लिए गए हैं। डीम्ड समझे गए हैं, जहाँ जहाँ भी आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? डीम्ड। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अन्य क्षेत्रों को महानगर क्षेत्र राज्य सरकार घोषित करती है। अन्य क्षेत्रों को महानगर क्षेत्र राज्य सरकार घोषित करती है। लेकिन उसकी आबादी 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। माने उस नगर की आबादी, लेकिन उस नगर लिख लीजिएगा, लेकिन उस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। आइए धारा 9। धारा 9 से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, यूपी में भी बन चुका है। हेडिंग डालिए सेक्शन 9, कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय। देखिए 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण है इसमें, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। पहला ये पूछता है कि कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? तो 9 में। लिखिए, इस धारा के तहत सत्र न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस धारा के तहत सत्र न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जबकि इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। जबकि इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, असम राज्य बनाम रंग मोहम्मद के बाद में केस लिखना है। असम राज्य बनाम रंग मोहम्मद के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह असम राज्य बनाम रंग मोहम्मद के बाद में
उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उन्हीं के तो साइन से होते हैं। प्रारंभिक नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तत्पश्चात उन पर पूरा नियंत्रण उच्च न्यायालय करता है। लिखिए कुछ दशाओं में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कुछ दशाओं में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी सत्र न्यायालय का चार्ज दिया जा सकता है। कुछ दशाओं में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी सत्र न्यायालय का चार्ज दिया जा सकता है। यानी कि बताया गया था ये कब होगा, जब सत्र न्यायाधीश अनुपस्थित हो, अपर सत्र न्यायाधीश अनुपस्थित हो और सहायक। उतना नहीं लिखवाया जा रहा है। अगला लिखिए आपका धारा 10, सहायक सत्र न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। सहायक सत्र न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। लिखिए सहायक सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। सहायक सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, सबऑर्डिनेट। फिर एक बार, सहायक सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। लेकिन जो पूछा जाता है उस पर आइए। लेकिन अपर सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ नहीं होगा। लेकिन अपर सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ नहीं होगा। यह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा। वो भी लिख लीजिए, यह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा। उच्च न्यायालय से गवर्न होते हैं अपर आपका सत्र न्यायाधीश। कल और भाई लिखवाया जाएगा। थोड़ा आवाज भी धीरे धीरे सुस्त पड़ गई है।